हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डी एवरेज फंक्शन जो कि एक्सेल के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके 10 ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एज। सिनेरियो क्या है भाई, बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं टोटल 10 अलग अलग एग्जाम्पल को आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कि आपके पास कुछ इंप्लॉइज का नाम है, एज है और साथ में ये इंफॉर्मेशन है कि वो जो इंप्लॉइज हैं वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का निकालना है एवरेज एज, है ना। तो 3 तरीका से हम लोग इसको देखेंगे, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। देखिए पहला तरीका है, हम लोग लिखेंगे इक्वल्स डी एवरेज। अब यहां देखो सबसे पहला जो पैरामीटर है, जो आर्गुमेंट है, वो मांग रहा है डेटाबेस। तो डेटाबेस में अगर आप चाहो तो A1 से C10 भी दे सकते हो क्योंकि फिलहाल आपके पास डेटा इतना ही है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में डेटा आगे भी 11th रो में, 12th रो में, 13th रो में ऐसे हो सकता है कि आए। तो आप A1 से C10 ना देके A to C दे दो ताकि अगर इन फ्यूचर फॉर्मूला लिखने के बाद रिकॉर्ड बढ़े भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो सेकेंड कॉलम आपसे फील्ड मांग रहा है, तो चलो फील्ड एवरेज किसका निकालना है, एज का निकालना है ना। तो एज आप ऐसे डबल कोटेशन में एज लिख दो। देखो यहां पे मैंने एज लिखा क्यों, क्योंकि कॉलम का हेडर जो है ना, कॉलम हेडर के नीचे देखो ये एज लिखा हुआ है, BK1 में एज लिखा हुआ है, वही आपको यहां लिखना है, कॉमा। कंडीशन कहां है भाई, तो E1 से E2 के बीच में, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो इसने एवरेज निकाल के दे दिया। इसका एक दूसरा तरीका है कि आप लिख सकते हो इक्वल्स डी एवरेज, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस आपका A to C है, कॉमा। अब देखो आपको एज का ही ना निकालना है, एवरेज। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं ऐसे डबल कोटेशन में एज लिखूं तो कोई बात नहीं, आप कॉलम का नंबर दे दो, एज दूसरा कॉलम है, आप 2 दे दिया आपने, कॉमा। कंडीशन तो E1 से E2 में रखा हुआ है। एक तीसरा तरीका है, आप लिख सकते हो इक्वल्स डी एवरेज। चलो डेटाबेस तो आपका A से C में है और आप यहां B1 दे दो क्योंकि एज वहीं लिखा हुआ है, सेम काम हुआ। A1 में जो वैल्यू वही तो उठाएगा, मतलब डबल कोटेशन में जो मैंने एज लिखा था ना, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, बस खाली B1 में जो है वो चीज आ जा रहा है। इससे ये बेनिफिट है, देखो इसका क्या बेनिफिट हो रहा है, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर सपोज कल हो के आप ई एज इसका नाम रख दोगे तो ये फॉर्मूला तो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपने कॉलम का नाम एज रखा था, लेकिन अब तो एज है नहीं, अब तो ये यहां क्या हो गया है, ई एज हो गया है ना। तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, लेकिन जहां पे आपने B1 लिखा था वो फॉर्मूला आपका फेल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको आपको ई एज करना होगा मैनुअली, फॉर्मूला लिखने के बाद भी आपको चेंजेस करना पड़ सकता है ना। लेकिन अगर आप डायनेमिक फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने जहां डी सम और डी काउंट समझाया वहां पे भी आप इस तीसरे एग्जाम्पल को आप लोग यूज करके देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अगला एग्जाम्पल जो है वो है आपको फाइंड करना है एवरेज वैसे सेल्स का जिसका सेल्स क्या है, मोर देन 2000 है, एबव 2000 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो यहां पे कुछ सेल्स पर्सन अपने पास है और उन्होंने अलग अलग डेट में कुछ अमाउंट सेल किया है। तो आपको वैसे सेल्स का एवरेज निकालना है ना, जिसका सेल्स का जो अमाउंट है, जो यहां बी कॉलम में मेंशन है, वो मोर देन 2000 है। तो आप यहां क्या लिखोगे, इक्वल्स डी एवरेज। इसको भी मैं 3 तरीके से बताऊंगा, A to C, कॉमा, आपको सेल्स का ही तो एवरेज निकालना है, कॉमा, क्राइटेरिया आपका E1 से E2 के अंदर है। तो चलो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसका तरीका है कि आप A to C लिखो और जहां पे आपने डबल कोटेशन में सेल्स लिखा ना, वहां पे आप 2 लिख दो, चूंकि सेल्स जो कॉलम है वो दूसरे नंबर का कॉलम है, कॉमा। देखो ये कंडीशन मैंने E1 to E2 में जो लिख रखा है वो मैंने लिख दिया, सेल का रेफरेंस दे दिया। तीसरा तरीका जो ज्यादा बेहतर है,
वो मैं यूज कर लेता हूं डी एवरेज। ए टू सी में मेरा डेटाबेस है और यहां मैं B1 दे देता हूं, ताकि अगर आज वो वहां पे B1 में सेल्स लिखा हुआ है तो भी काम करे, कल अगर मान लो सेल्स की जगह पे एस सेल्स हो जाए या कुछ भी हो जाए सेल्स के अलावा तो भी ये काम करे, कॉमा। देखो यार, अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था, देखो ना, सपोज मैंने इसको ई सेल्स कर दिया तो आपका ये फॉर्मूला देखो फेल हो जाता है। क्यों भाई, क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि यहां पे आपने चेंज कर दिया है नाम। अच्छा, यहां सिर्फ ई सेल्स करने से नहीं होगा, मान लो आपने यहां ई सेल्स कर भी दिया, देखो अभी तो सब जगह एरर दे रहा है, इसको भी तो ई सेल्स करना होगा। चलो इसको भी मैंने ई सेल्स कर दिया, तो देखो बाकी दोनों तरीका, जहां पे आपने कॉलम नंबर दिया था वो भी एग्जैक्टली काम कर रहा है और जहां पे आपने B1 दिया था वो भी काम कर रहा है, लेकिन जहां पे आपने सेल्स दिया था इसको आपको मैनुअली ई सेल्स करना होगा, तब वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो फिर से मैं बता दूं कि हमेशा ये थर्ड जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, है ना। इस वजह से भी इंटरव्यू नहीं निकलता है बहुत बार। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। आपको वैसे इंप्लॉइज के सैलरी का एवरेज निकालना है जिनका डिपार्टमेंट आईटी है, मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। देखो यहां एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कुछ इंप्लॉइज का नाम यहां ए कॉलम में रखा है, बी कॉलम में उनकी सैलरी है और डी कॉलम में डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट कोई जरूरी नहीं कि आईटी हो, देखो एचआर भी है, लेकिन आपको एवरेज सैलरी किसका निकालना है? सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वालों का। तो आप क्या लिखोगे? इक्वल्स डी एवरेज। फिर से 3 तरीका, ए टू सी, ओके, क्योंकि डेटाबेस मेरा ए टू सी में है। आपको एवरेज किसका निकालना है? सैलरी का निकालना है, तो यहां आप लिख देते हो सैलरी, कॉमा। क्राइटेरिया आपका डिपार्टमेंट आईटी है जो E1 से E2 में आपने लिख रखा है। चलिए ये आपका एवरेज सैलरी निकल गया। दूसरा तरीका इसका है कि आप डी एवरेज लिखो, ए टू सी में आपका डेटाबेस है, अब सैलरी का निकालना है तो यहां 2 दे दो। क्यों भाई? क्योंकि सैलरी दूसरे नंबर कॉलम में है, कॉमा E1 टू E2। तीसरा तरीका जो ज्यादा डायनेमिक है, आप उसको भी यूज करना सीख लो, यहां पे भी ए टू सी और यहां B1 आप दे दो, ताकि B1 में सैलरी है तो वो काम करे और सैलरी नहीं हो कुछ और हो जाए तो वो भी काम करे। अब देखो यार, अब देखो एक बेनिफिट है, अभी चलो आईटी का निकल रहा है, अभी आप एचआर दे दोगे तो एचआर का निकल जाएगा, अगर इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो सबका निकल जाएगा एवरेज। चलो फिलहाल मैं इसको आईटी कर देता हूं। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन है, आपको सैलरी का एवरेज निकालना है वैसे इंप्लॉइज का जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और साथ ही साथ, बहुत ध्यान समझिएगा, जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। यहां पे तो आपने सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वालों का निकाला था एवरेज, लेकिन अब एक और कंडीशन जुड़ गया है कि डिपार्टमेंट तो आईटी हो ही, लेकिन साथ में सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। तो देखो इसके लिए मैंने डेटा ऑलरेडी तैयार कर रखा है, सेम डेटा है, लेकिन यहां पे कंडीशन में डिपार्टमेंट आईटी के अलावा मैंने एफ के 1 में सैलरी को भी लिख रखा है और ग्रेटर देन 50,000 कर रखा है। चलो देखते हैं इसको। इक्वल्स डी एवरेज, अपना डेटाबेस ए टू सी में है, कॉमा, सैलरी का मुझे निकालना है एवरेज, है ना, कॉमा। अब देखो यहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया, आप E1 से F का 2 तक आपको रेंज देना होगा। तो इसने वैसे इंप्लॉय का एवरेज निकाल दिया जो आईटी डिपार्टमेंट में है और जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है ना। चलो अभी हम लोग एक और तरीके से इसको देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं इक्वल्स डी एवरेज, ए टू सी में अपना डेटाबेस है, 2 कॉलम, दूसरे कॉलम पे अपना सैलरी है, कॉमा। चलो ये हम लोग यहां पे ऐसे दे देते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका, आप डी एवरेज लिखो, ए टू सी में आपका डेटाबेस है और यहाँ B1 लिख दो ना, क्योंकि सैलरी का निकालना और B1 में सैलरी लिखा हुआ है, और कॉमा यहाँ पे आप देखो ऐसे ही कंडीशन दे दो। अब देखो यहाँ पे मान लो आपने अगर 50,000 मोर देन 50,000 वाले सेल, मतलब F2 के वैल्यू को आपने डिलीट कर दिया, तो इसने आईटी का ही सिर्फ दिखा दिया। चलो मैं Ctrl+Z से अनडू करता हूं। अभी आपने आईटी को हटा दिया तो इसने सारे डिपार्टमेंट के एवरेज को दिखाया जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, और कहीं आपने दोनों को डिलीट कर दिया तो फिर इसने सारे इंप्लॉइज के एवरेज को दिखा दिया, सैलरी के एवरेज को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें एग्जाम्पल के ऊपर। आपको कैलकुलेट करना है
एज का एवरेज, ठीक है, इंप्लॉइज का एज रखा हुआ होगा डेटाबेस में, उसका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन वैसे इंप्लॉइज का जिसका नाम ए से शुरू होता हो। जैसे देखो ये एक नाम है जो ए से शुरू हो रहा है, ये भी एक नाम है जो ए से शुरू हो रहा है, ये भी एक नाम है जो ए से शुरू हो रहा है, ये भी एक नाम है जो ए से शुरू हो रहा है। तो अगर इन चारों का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 25 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 35 बाई 4 यही आएगा ना। देखो तो इक्वल्स ये हम लोग एवरेज फंक्शन ही क्यों ना यूज कर लें। ऐसे हम लोग देखो मैनुअली पहले निकाल लेते हैं, ऐसे अब मैं समझाने के लिए आप लोगों को निकाल दे रहा हूँ। ए से ये नाम शुरू हो रहा है, कॉमा, एक ये है, कॉमा, एक ये भी है, कॉमा, और एक ये भी है। चलो ओके, लेकिन इसको हम लोग को मैनुअली नहीं करना है ना, हम लोगों को ऐसा फार्मूला लिखना है कि कल हो गई अगर मान लो रिकॉर्ड बढ़े भी तो फिर वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स डी एवरेज, इक्वल्स डी एवरेज। अपना डेटाबेस ए से बी में है, आपको एज का ही तो एवरेज निकालना है, डबल कोटेशन में आपने एज लिखा, और देखो यहाँ पे नेम ए एस्ट्रिक आपने लिखा है। एस्ट्रिक क्या है, एक विल्ड कार्ड है, आपने विल्ड कार्ड का यूज कर लिया है। अब देखो यहाँ सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैंने यहाँ निकाला था। इसका दूसरा तरीका भी है, आप इक्वल्स डी एवरेज लिखो, ए टू बी में आपका डेटाबेस है और एज दूसरा नंबर का कॉलम है, कॉमा ये। और इससे भी बेहतरीन तरीका है कि आप इक्वल्स डी एवरेज लिखो, ए टू बी तो खैर आपका डेटाबेस है ही, एज कहाँ है तो B1 सेल में है, कॉमा ये रहा आपका क्राइटेरिया। देखो हर एक पॉइंट में हर एक तरीके से 27.5 आ रहा है। कल होगी इसको ब्लैंक कर दोगे तो क्या होगा, सभी का एवरेज निकल जाएगा, चाहे नाम जो भी हो। मान लो यहां आपने सी एस्ट्रिक लिखा तो जिसका नाम सी से शुरू होता है सिर्फ उसी का एवरेज निकल रहा है। मान लो आपने एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक लिखा तो भी वही बात है, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए लिखो या ए एस्ट्रिक लिखो, सेम चीज है। अच्छा, तो यहां पे ये चीज आप लोगों को समझना है, विल्ड कार्ड का इस्तेमाल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6, आपको फाइंड करना है सेल्स का एवरेज जिनका सेल्स जो है ना वो 1 जनवरी 2025 के बाद हुआ है। अच्छा, मतलब यहां डेट का कॉन्सेप्ट है नहीं। चलो छठा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो यहां पे मेरे पास कुछ सेल्स पर्सन का डिटेल्स रखा हुआ है और उन्होंने जो भी सामान बेचा है वो यहां पे सेल्स अमाउंट है, लेकिन यहां पे डेट भी है। अब आपको निकालना है वह उन सारे सेल्स का एवरेज जो सेल्स 1 जनवरी 2025 के बाद हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स डी एवरेज। भाई यहाँ पे ए टू सी आपको लिखना होगा चूंकि आपका डेटाबेस ए टू सी में है। आपको एवरेज निकालना है सेल्स का, डबल कोटेशन में आपने सेल्स लिखा, और यहां देखो E1 से E2 में आपका क्राइटेरिया है, जहां E2 में आपने लिखा है ग्रेटर देन 1/1/2025, चूंकि यहां पे कंडीशन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2025 के बाद जिनका सेल हुआ है। देखो 650 आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल्स डी एवरेज, डेटाबेस आपका ए टू सी में है, सेल्स कॉलम जो कि दूसरे नंबर पे है, कॉमा ये आपका क्राइटेरिया है, सेम 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 रिजल्ट आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इक्वल्स डी एवरेज ए टू सी, कॉमा आपका सेल, तो मैं यहां B1 लिख देता हूं, चलिए, और ये आपका। अब देखो यहां पे अगर आप E2 के वैल्यू को जो कि ग्रेटर देन 1/1/2025 अगर इसको आप हटा देते हो तो ये टोटल का सेल्स दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहां लेस देन 1 जनवरी, आप 5 जनवरी लेस देन 5 जनवरी 2025 कर देते हो तो देखो ये 5 जनवरी से पहले जो भी सेल हुआ है ना उसको दिखा रहा है। 5 जनवरी से पहले देखो कहां कहां सेल हुआ है, एक जनवरी को ही हुआ है, यहां पे एक, यहां 1 जनवरी को हुआ है, एक यहां 1 जनवरी को हुआ है। 3 ही सेल है और तीनों 5-500 का है, तो 5 दिया 1500 बटा 3 500। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहां पे इक्वल 5 जनवरी कर देते हो, अब देखो यहां पे इक्वल, यहां पे आपने इक्वल 5 जनवरी किया, देखो प्रॉब्लम शुरू हो गया अब यहां से, है ना। ये डेट का फॉर्मेट ऐसे आप यूज नहीं कर सकते हो। मैं इसको ऐसे देखो, यहां देखो रिजल्ट, यहां नेम बॉक्स में आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेहतर है कि इसको आप ऐसे ही यूज करो, ये डेट के साथ थोड़ा सा टेंशन होता है ना। तो
इक्वल के साथ आप डबल कोटेशन में यूज कर लेना, हो जाएगा, या तो फिर डेट फंक्शन मैंने बताया आप उसके साथ यूज कर लेना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको कहा गया कि आपको वैसे सेल्स का एवरेज निकालना है जिसका कोई भी रीजन नहीं है, मतलब कोई भी जोन नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 के डेटा को देखते हैं हम लोग। यहां पे अपने पास कुछ सेल्स पर्सन का सेल्स की एंट्री यहां रखी हुई है, और साथ में रीजन भी है, जहां पे कुछ में तो ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है और कुछ ब्लैंक है। अब देखो आपको किसका निकालना है जिसका रीजन नहीं है, जैसे ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर हम लोग मैनुअली निकाले तो एक तो ध्यान देना, अगर हम लोग मैनुअली इसको निकालते हैं तो एक तो देखो यहाँ रीजन नहीं है स्पेसिफाइड है, कॉमा, एक यहाँ भी रीजन नहीं है स्पेसिफाइड है, कॉमा, एक यहाँ भी रीजन नहीं है स्पेसिफाइड है। अब तीनों में चूंकि 700 इसलिए 700 आया, क्योंकि सम बाई काउंट होता है ना फार्मूला। मान लो मैंने यहाँ 800 कर दिया तो इतना आ रहा है। अब देखो इसको लेकिन ऐसे निकालेंगे तो आपका डायनेमिक नहीं होगा ना, कल होके हो सकता है रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट हो, तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ लिखते हो इक्वल्स डी एवरेज, आपका डेटाबेस ए से सी के अंदर है, ठीक है, आपको एवरेज सेल्स का निकालना है, कॉमा। देखो रीजन में आप चाहो तो आप E1 भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप E1 से E2 डाल दो। अब कहोगे आपकी E1 से E2 मैं क्यों डालूं, बता दे रहा हूं क्यों डालना है। अभी देखो यहाँ पे ये 611 दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे देने से क्या बेनिफिट है ना, कल होगी अगर आप यहाँ ईस्ट लिख दोगे ना तो ये ईस्ट वालों का दिखा देगा, इसलिए मैंने कहा। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही डालो, अगर आपको ये कंफर्म आपको पता है तो फिर आप E1 ही डाल के काम चला सकते हो। लेकिन देखो E1 डालने से ब्लैंक नहीं आ रहा है ना, तो E1 टू E2 डालना ये मजबूरी हो जाती है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां लिखूं इक्वल्स डी एवरेज, ए टू सी में अपना डेटाबेस है, कॉमा, 2 दूसरे नंबर पे सेल्स है, कॉमा, क्राइटेरिया अपना ये रहा E1 से E2 के अंदर। अगर आप यहां लिखते हो इक्वल्स डी एवरेज, ए टू सी में आपका क्या है भाई, डेटाबेस है, फील्ड कौन सा है तो ये B1 में है, कॉमा, ये आपका कंडीशन है, क्राइटेरिया है, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो तीनों जगहों पर सेम रिजल्ट आ रहा है। एवरेज से कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा एवरेज कैलकुलेशन में, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। देखो अगला एग्जांपल तो मैंने बहुत बार बता दिया, जहां पे आपको रेफरेंस डायनेमिक देना है। देखो ध्यान से, एग्जांपल नंबर 8, आपको यहां पे देखो वैसे इंप्लॉय के एज का देखो तो ध्यान से, यूज सेल रेफरेंस टू फिल टू एवरेज। अच्छा चलो मान लो मैं सैलरी का ही निकालना चाह रहा हूं एवरेज, तो आप लिखोगे इक्वल्स डी एवरेज, है ना, सेल्स का एवरेज निकालना, ध्यान दो, ए टू सी, कॉमा। अब जो मैं बता रहा हूं ना कि जो मैं यहाँ पे सैलरी यूज करता था, मैं यहाँ पे C1 यूज कर लूंगा, मतलब डायनेमिकली मैंने सेल रेफरेंस यूज किया है, और यहाँ पे कॉमा देके ये क्राइटेरिया E1 से E2 के बीच में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये वैसे इंप्लॉय के सैलरी का एवरेज दिखा रहा है जिसका एज 25 ईयर्स से ज्यादा है। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, ये भी 25 ईयर्स से ज्यादा है, ये भी 25 ईयर्स से ज्यादा है, ये भी 25 ईयर्स से ज्यादा। अब इन सारे को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि एवरेज क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग करके देख लेना कि एवरेज क्या आएगा, यही एवरेज आने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो मैं बहुत बार मैंने बता दिया कि C1 आप सेल का रेफरेंस यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। आपको वैसे सेल्स का एवरेज निकालना है जिसका रीजन एक पर्टिकुलर रीजन जैसे वेस्ट है, और मान लो सेल्स 500 से ज्यादा है। देखो यहाँ पे सेल्स क्या है भाई, तो 500 से ज्यादा है, और रीजन क्या है या जोन क्या है, वेस्ट है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज का, सेल्स पर्सन का जो है नाम लिख रखा है, सेल्स लिख रखा है, और यहाँ रीजन लिख रखा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इक्वल्स डी एवरेज ए टू सी, कॉमा, सेल्स का ही तो मुझे निकालना है एवरेज, ओके, कॉमा, क्राइटेरिया यहाँ मल्टीपल है, मैं क्या दे दूंगा, E1 से लेके F2 तक, इंटर, निकल गया एवरेज आपका। इसी ढंग से डी एवरेज ए टू सी, कॉमा, दूसरे नंबर के कॉलम का एवरेज निकालना है, कॉमा, ये रहा आपका कंडीशन E1 से F2, या आप इक्वल्स डी एवरेज लिखोगे
आपको A to C का एवरेज निकालना है, और यहां देखो सेल्स के जगह पर आप ना तो सेल्स लिखो ना तो 2 डालो, आप B1 दे दो और कॉमा देके, ये आपका कंडीशन है, मतलब कि क्राइटेरिया है। देखो तीनों ही तरीके से देखो आपके सामने सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से इसका प्रैक्टिस करना। हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें एग्जाम्पल के ऊपर। 10वां एग्जाम्पल है कि देखो आपको सेल्स का एवरेज निकालना है, लेकिन जिसका रीजन ईस्ट है, जोन ईस्ट है, या एंड नहीं, मतलब या ईस्ट रीजन या तो ईस्ट है, या जिनका सेल का जो अमाउंट है वो मोर देन 500 है। तो देखो यहां पे ये सेल्स में मैंने यहां ब्लैंक छोड़ रखा है ई के 2 में, और रीजन में यहां मैंने ईस्ट रखा है, और जहां मैंने सेल्स का अमाउंट डाला है ना उसके बगल में रीजन में मैंने ब्लैंक रखा है। ये और के लिए यूज होता है। इससे पहले वाले में देख लो दोनों ब्लैंक नहीं था, दोनों में वैल्यू था। ये एंड को डिनोट करता है, जबकि ऐसे ब्लैंक छोड़ने से ये और को डिनोट करता है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इक्वल्स डी एवरेज, डेटाबेस अपना A to C है, कॉमा आपको सेल्स का ही तो एवरेज निकालना है, कॉमा ये आपका रहा E1 से लेके F के 3 तक का रेंज। किस लिए? क्योंकि यही कंडीशन लिखा हुआ है, क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आ गया 566.7। अगर आप यहां पे इक्वल्स डी एवरेज देते हो A to C, कॉमा मान लो आपको सेल्स का एवरेज निकालना, आप 2 दे देते हो, चूंकि सेल्स दूसरा नंबर का कॉलम है, और यहां अगेन आप ऐसे रेंज दे देते हो। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। या डी एवरेज A to C, कॉमा सेल्स का निकालना है ना भाई, तो सेल्स कॉलम कहां है? B1 में है, कॉमा रेंज कहां हुआ आपका? E1 से लेके F के 3 तक। देखो है ना। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने 10 ऐसे एग्जाम्पल को देखा, डी एवरेज फंक्शन के ऊपर के एग्जाम्पल को देखा, जो कि एक्सेल पर बेस्ड है, जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से इस 10 एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से आप लोग देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ये 10 एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।